आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था और वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव आ रहा था। इसका जो काल है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 साल बाद हमें भारत या उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया नज़र आती है। इस समय में यानी 600 ईसा पूर्व के आसपास लगभग सिंधु नदी और उसकी जो उपनदियाँ थी, इसके आसपास लोगों ने रहना आरंभ कर दिया था। और जो लोग सिंधु नदी और इसके उपनदियों के आसपास रह रहे थे, उन्होंने अब ऋग्वेद को लिखना आरंभ कर दिया था। इसके साथ ही उत्तर भारत, दक्कन के पठार, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में भी कई प्रकार की जो कृषक बस्तियां थी वो अब अस्तित्व में आने लगी थी। और इसके साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में चरवाहों की जो बस्तियां थी उसके भी प्रमाण मिलते हैं। इसके साथ ही लगभग ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी थी उसमें मध्य और दक्षिण भारत में जो शव होते थे उनके अंतिम संस्कार में भी कुछ बदलाव नज़र आते हैं, जिनमें हम देखते हैं महापाषाण। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, महापाषाण। महापाषाण, महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, यानी कि अंतिम संस्कार में हमें यहाँ महापाषाण यानी बड़े पत्थरों की संरचनाएं या ढांचे नज़र आते हैं। इसके अंदर शवों को रखा जाता था और उसके साथ साथ इन शवों के साथ साथ लोहे के उपकरण और हथियार भी दफना दिए जाते थे। यानी कि इस तरह की जो नई प्रक्रियाएं थी शवों को रखने की, वो नज़र आती हैं। इसके साथ ही हम ये देखते हैं 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व थी उसमें और भी नए परिवर्तन हो रहे थे। जैसे आरंभिक राज्यों का उदय हो रहा था, इसके साथ ही नए साम्राज्यों का उदय हो रहा था, रजवाड़ों का विकास हो रहा था। अब इस तरह के कई राजनीतिक परिवर्तन या राजनीतिक प्रक्रियाएं हो रही थी, जिसका एक कारण कृषि की उपज को इकट्ठा करने का जो तरीका है उससे पता चलता है। और ये भी माना जाता है कि उपमहाद्वीप में इसी की वजह से नए नगरों का भी उदय हो रहा था। अब जो इतिहासकार हैं वो इस तरह के जो विकास है उसको देखने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं वो है अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र। इनके माध्यम से, यानी कि ये मुख्य स्रोत है जिनके माध्यम से इतिहासकार जो इतिहास है उसका अध्ययन या अवलोकन करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, क्योंकि इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकारों के लिए अभिलेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का काम करते हैं। ये जो अभिलेख होते थे ये अधिकतर पत्थर, धातु या मिट्टी के जो कठोर सतह होती थी उन पर खोद कर लिखे जाते थे। अभिलेख हमें उन लोगों के बारे में जानकारी देते थे जो उन्हें लिखवाते थे, यानी कि जिन्होंने उन्हें बनवाया होता था, अभिलेखों को बनवाया होता था, उनकी उपलब्धियों, क्रियाकलापों और विचारों के बारे में हमें ये जानकारी देते हैं। इसके अलावा ये जो अभिलेख होते थे हमें राजाओं के क्रियाकलापों, महिलाओं और पुरुषों के धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के बारे में भी हमें बताते हैं। इसके साथ ही कुछ अभिलेख ऐसे होते थे जिन पर उनको बनाने की तिथि खुद ही होती थी, और जिन पर इस तरह की तिथि खुद ही नहीं होती थी तो उन पर जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया था उसकी शैली का अध्ययन करके या उसके आधार पर ये स्पष्ट कर लिया जाता था कि आखिर यह अभिलेख किस समय का है या कितना पुराना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लो 250 ईसा पूर्व अक्षर अ को इस प्रकार लिखा जाता था जैसे इसमें दिखाया गया है, और लगभग 500 ईसा पूर्व में इस प्रकार लिखा जाता था। तो इसके लिखने का जो तरीका होता था उसके आधार पर ये जान लिया जाता था कि आखिर यह अभिलेख कितने साल पुराना है। और जो ये पुराने अभिलेख यानी कि जो सबसे प्राचीन अभिलेख होते थे ये अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, यानी जो सबसे प्राचीन अभिलेख नज़र आते हैं वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में होते हैं। अब ये प्राकृत भाषा कौन सी होती है? प्राकृत भाषा वो भाषा होती थी जो
आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। और इस चैप्टर में जो हमें अजातशत्रु और अशोक जैसे नाम देखने को मिलते हैं वो हमें प्राकृत भाषाओं से ही मिले हैं, यानी ये प्राकृत भाषाओं में ही लिखे गए हैं और उसके बाद ही हमें ये प्राकृत अभिलेखों से ही प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में ही हमें प्रियदर्शी जैसे नाम का उल्लेख भी मिलता है। इसके बारे में हमें जानकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दी गई है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला था, यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकालने वाले पहले व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। और इन्होंने ही हमें ये बताया कि इन अभिलेखों पर एक नाम मिलता है जो है प्रियदर्शी, और इन्हीं के द्वारा हमें ये बताया गया प्रियदर्शी जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर यानी सुंदर, मुखाकृति यानी मुख की आकृति, यानी इसमें ये कहा गया है प्रियदर्शी जिसका अर्थ है वह राजा जिसकी मनोहर यानी सुंदर मुख की आकृति हो। और इन्होंने ही हमें ये बताया कि कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जिन पर राजा का नाम अशोक खुदा हुआ था। और फिर बौद्ध ग्रंथों से हमें ये पता चलता है कि अशोक इस समय में एक ऐसा राजा था जो सबसे अधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। और जब प्रिंसेप द्वारा इस तरह का शोध शुरू किया गया या आरंभ किया गया तो इसकी वजह से जो भारतीय राजनीतिक इतिहास था उसको एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय जितने भी विद्वान थे उन्होंने राजाओं की वंशावली की रचना करने के लिए या उनको क्रम से लिखने के लिए इन अभिलेखों और ग्रंथों का ही इस्तेमाल किया था। यानी अभिलेखों और ग्रंथों के माध्यम से ही जितने भी इतिहासकार थे, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपीय हो, उन्होंने राजाओं की वंशावली को लिखने के लिए इन अभिलेखों और ग्रंथों का ही उपयोग किया था। और जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ निकाल लिया गया तो यहाँ पर इतिहास को रचने के लिए इन्हें एक नई दिशा मिल गई। और इसी का परिणाम ये निकला कि लगभग 20वीं सदी के आरंभिक जो दशक थे उसमें जो भारत या उपमहाद्वीप है इसके राजनीतिक इतिहास को एक चित्र मिल गया। और अब इतिहासकारों ने यह जानने की कोशिश की कि ये जो राजनीतिक इतिहास था, क्या ये जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे क्या इसका कारण आर्थिक और सामाजिक विकास था या इनके बीच कोई संबंध था जिसकी वजह से राजनीतिक इतिहास में बदलाव या परिवर्तन हो रहे थे। और आगे चलकर इन इतिहासकारों को ये पता चला कि इनके बीच यानी आर्थिक और सामाजिक जो विकास थे इनके बीच संबंध तो थे लेकिन इनके बीच सीधे संबंध नहीं थे।